एक देवी की मूर्ति है जिसे सही विधि नियम और मंत्र के साथ अगर पूजा नहीं किया गया तो उसे पूजा करने वाली व्यक्ति की होती है बहुत ही भयानक मौत। और ऐसे ही एक देवी मूर्ति एक लड़के को मिलता है, बट इस लड़के को पूजा करने की विधि नियम मंत्र कुछ भी पता नहीं था, फिर भी वो इस देवी की पूजा शुरू करता है। अब इस लड़के के साथ क्या कांड होने वाला है आपको अगर जानना है तो इस पूरी वीडियो को देखो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बंगाली हॉरर सुपरनेचुरल मूवी भोग की स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो मूवी की शुरू में एक एंटीक सामान की शॉप को देखते हैं। सुबेश नाम से एक लड़का इस शॉप की मालिक है। तो सुबेश शॉप में एक एंटीक देवी मूर्ति को ले आते हैं, बट ये देवी मूर्ति दिखने में काफी अजीब थी। देवी सरस्वती जैसे ही दिखती है, पर उसके हाथों में एक नारो मुंडू भी है। तो इस मूर्ति को सुबेश के हेल्पर रतन दास शॉप के अंदर रख देता है। इसके बाद रात को जब रतन दास शॉप बंद करने जा रहा था, तब वो शॉप के अंदर एक अद्भुत अजीब औरत को देखती है। और वो औरत रतन दा के पास आके बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोग यानी खाना दो। और ये सुनते ही रतन दा बहुत ही डर जाता है और शॉप छोड़ के दौड़ के भाग जाता है। अगले दिन और काम पे नहीं आता। दूसरी तरफ हम अचिन नाम से एक लड़के को देखते हैं। अचिन एक ऑफिस में 9 to 5 के जॉब करता है। अचिन के माँ पापा बचपन में ही गुजर गया है और तब से पुष्पा आंटी ही अचिन को पाला पोसा है, जो कि एक टाइम पे उनके घर में मेड हुआ करती थी। अब घर में पुष्पा आंटी और अचिन दोनों ही रहता है। तो एंटीक शॉप वाले सुबेश अचिन की फ्रेंड है, इसीलिए उससे मिलने अचिन सुबेश की शॉप में आया करता है। अचिन को भी थोड़ा बहुत एंटीक चीजों में इंटरेस्ट है, इसीलिए कुछ चीज अगर पसंद आता उसे वो खरीद लेता था। एक दिन अचिन सुबेश से मिलने शॉप में आता है और यहाँ आके उसके नजर उस देवी मूर्ति पे जाता है। तब अचिन उसे पूछता है ये कौन सी देवी की मूर्ति है। तब सुबेश बोलता है उसे पता नहीं, ये मूर्ति एक जमींदार फैमिली चौधरी परिवार की नीलामी में मिला है। उस परिवार के प्रेजेंट मालिक सब कुछ बेचकर अमेरिका में शिफ्ट हो रहा है, बट पता नहीं क्यों ये मूर्ति उस परिवार की पंडित जी सुबेश को बिल्कुल फ्री में ही दे दिया है। अब ये मूर्ति अचिन को बहुत ही पसंद आती है, वो इसे खरीदना चाहता था, बट सुबेश उसे ये मूर्ति फ्री में ही दे देता है। इसके बाद दोनों दोस्त मिलके पार्टी करने एक पब में जाता है, बट यहाँ आके अचिन को अजीब फील होने लगता है, मानो इस पब में और कोई नहीं, बिल्कुल सुनसान है और अचिन एकदम अकेले है। तभी कोई औरत दर्द भरी आवाज से उसके नाम पुकार के उससे खाना मांग रही है। ये सब कुछ अचिन को अच्छा नहीं लगता। तभी वो कार लेकर घर वापस आने लगते हैं, बट तभी मिरर में कार की बैक सीट में अपनी मरी हुई माँ को देख पाते हैं। पर जैसे ही पीछे देखता है कोई भी नहीं था, सीट बिल्कुल खाली। उसके साथ एक क्या हो रही है अचिन को समझ में नहीं आता। खैर वो घर वापस आता है और उसके हाथ में हम वही देवी मूर्ति को देख पाते हैं। इसके बाद पुष्पा आंटी डिनर देती है और अचिन खाना खा के सो जाते हैं। फिर गहरी रात को अचिन देखता है एक अजीब दिखने वाली औरत उसके पास आके बोलती है, मुझे बहुत ही भूख लगी है अचिन, खाना दो। ये सुन के ही अचिन बहुत ही डर जाते हैं और तभी वो फिर से अपनी मरी हुई माँ को देख पाती है। डर से अचिन के हाथों से एक पानी की गिलास गिर जाते हैं। फिर सुबह जब अचिन नींद से उठता है तब उसे लगता है रात को कोई सपना देखा था, पर तभी वो देखता है गिलास के पानी सच में ही जमीन पे गिरी है और उसमें किसी औरत की पैर की निशान है। खैर अचिन को ऑफिस जाना था, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं सोचता, जल्दी से ऑफिस के लिए रेडी होता है और उस मूर्ति के सामने कुछ फूल और अगरबत्ती जला देते हैं। तभी अचिन के घर में भवेश अंकल आता है और ये अचिन की पापा के दोस्त है। तब भवेश अंकल की नजर उस मूर्ति पे जाता है। तब वो अचिन से पूछता है ये मूर्ति उसे कहाँ मिली। अचिन उसे बोलता है उसके दोस्त ने दिया है और उसे भी कहीं और से मिला है। भवेश अंकल को थोड़ा बहुत मूर्तियों के बारे में आइडिया था। वो अचिन को बोलता है ये किसी तांत्रिक क्रिया की मूर्ति लगती है, एक पंडित जी को बुला के ये मूर्ति दिखाऊंगा, तब तक इसकी पूजा तुम मत करना। फिर वो यहाँ से चले जाते हैं और अचिन भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। बट तभी हम देखते हैं उस मूर्ति के सामने से फूल हवा से गिर जाती है और अगरबत्ती भी बुझ जाती है। इसके बाद अचिन को ऑफिस में आके भी उसी औरत की आवाज सुनाई देती है। वो बार बार अचिन से खाना मांग रही थी। जब वो टॉयलेट में जाता है वहाँ पे भी खून से किसी की पैर की निशान देख पाते हैं। ऑफिस के कोई भी कामों में अचिन की बिल्कुल मन नहीं लगता। इसके बाद जब वो रात को घर आते हैं तब वो उस मूर्ति के सामने कुछ फल रख देते हैं, बट फिर से गहरी रात को अचिन फिर से उस अजीब औरत को देख पाती है, जो कि अचिन से बार बार खाना मांग रही थी। पर अब अचिन को उससे और डर नहीं लगता, क्योंकि अब अचिन खुद ही कुछ बदल सा जाता है और उस औरत को जाके प्रणाम करते हैं।
फिर अगले दिन से अचिन की हाव भाव बिल्कुल चेंज हो गया था। पूरी दिन वो अजीब सी खोई खोई रहने लगते हैं। कोई भी काम पे उसका मन नहीं लगता। पूरी ध्यान अब उसी मूर्ति में रहने लगते हैं। उसे खाने में भी मन नहीं था। ये देखकर पुष्पा आंटी को बहुत ही टेंशन होने लगती है। फिर एक गहरी रात को पुष्पा आंटी देखती है अचिन अपनी कमरे में उस मूर्ति की पूजा कर रहा है और वो उसके सामने भोग भी चढ़ा रहा है। ये बात अगले दिन पुष्पा आंटी जाके भवेश अंकल को बताती है। तब भवेश अंकल एक पंडित जी को लेकर यहाँ आते हैं और वो पंडित जी उस मूर्ति को देखकर बोलता है, ये हमारे कोई घरेलू मूर्ति नहीं लगती, किसी तांत्रिक क्रिया की मूर्ति है। इसे घर में रख के पूजा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें इसे पूजा करने की सही विधि और मंत्र पता नहीं है। ये सुन के तब अचिन बहुत ही भड़क जाते हैं और उस पंडित जी और भवेश अंकल को उल्टा सीधा सुना के यहाँ से जाने के लिए बोलता है। भवेश अंकल समझ जाता है अचिन अब खुद के होश में नहीं है क्योंकि अचिन ऐसे लड़का नहीं है। वो दोनों यहाँ से चला जाता है। तब अचिन भी अपनी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में भी सब लोग अचिन की चेंजेस नोटिस करता है और उसे सवाल करने लगता है, बट अचिन किसी को भी कोई भी जवाब नहीं देता। फिर जब रात को अचिन कार से घर लौट रहा था तभी रास्ते में एक औरत उसके कार के सामने आ जाती है। अचिन कार से उतर के उसे पूछता है कौन है। तब वो लड़की बोलती है उसकी नाम डामड़ी है और कुछ दिन पहले ही उसकी पति गुजर गए हैं, इसीलिए ससुराल वाले उसे ही मानुस बोल के उसे घर से निकाल दिया है। कुछ दिनों से वो कुछ खाना भी नहीं खाई है। ये सुन के अचिन कार में रखी हुई कुछ खाना उसे देता है। फिर डामड़ी अचिन को बोलती है उसे कुछ काम चाहिए, इसके बदले सिर्फ खाना और रहने देगी तो ही चलेगी। अचिन को उसकी बातें सुन के बहुत ही दया आती है। तब अचिन उसे अपने साथ घर में ले आते हैं। डामड़ी को घर में लाना पुष्पा आंटी को बिल्कुल ही पसंद नहीं आती, बट अचिन के आगे कुछ भी नहीं बोल पाती। फिर हम डामड़ी को देखते हैं। इस घर में आते ही उसकी हाव भाव पूरा बदल जाती है। उधर अचिन जाके उस मूर्ति की पूजा करने लगते हैं और इससे डामड़ी बहुत ही खुश हो रही थी। खैर इसके बाद गहरी रात को घर की लाइट चली जाती है। तब पुष्पा आंटी कैंडल जलाने लगती है। जैसे ही कैंडल जलाती है एक बहुत ही भयानक चेहरा उसके सामने खड़ी थी और कैंडल बुझ जाती है। फिर अगले दिन पता चलती है कि पुष्पा आंटी घर से गायब हो गई है। भवेश अंकल पुलिस लेकर अचिन के घर में आते हैं और तब वो डामड़ी को देखता है। खैर पूछताछ करके ये लोग चले जाते हैं और रात को अचिन फिर से उस मूर्ति की पूजा करने लगते हैं और आज डामड़ी खुद ही उस देवी के लिए भोग बनाती है। फिर अचिन उस देवी को भोग चढ़ाती है। फिर अगले दिन सुबह अचिन देखता है आज देवी ने भोग खाई है और वो ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि आज ही पहली बार इस देवी ने भोग खाई थी। वो डामड़ी को भी ला के ये सब कुछ दिखाते हैं। बट पुष्पा आंटी की गायब होने के बाद डामड़ी ही अचिन के लिए खाना बनाती है, पर उसकी बनाई हुई खाने से साड़ी हुई मांस की बदबू आती है। पर फिर भी जैसे तैसे अचिन ये सब कुछ खा जाते हैं। अब अचिन ऑफिस जाना भी बंद कर दिया है। पूरा दिन डामड़ी के साथ मिलके उसी देवी मूर्ति की पूजा करते रहते हैं। वो देवी मूर्ति भी अब रोज ही भोग ग्रहण करती है जो कि डामड़ी ने ही बनाती है। तो फिर एक दिन अचिन के घर में पुलिस आके बोलता है उसे पुष्पा आंटी कहीं भी नहीं मिली। तब अचिन उन्हें एक केस बंद कर देने के लिए बोलता है। इसके बाद रात को भवेश अंकल आता है अचिन के घर उससे मिलने, बट रात में इस घर की हालत देखकर अंकल काफी डर जाते हैं। फिर अंदर जाके देखता है अचिन अजीब तरह से उस मूर्ति की पूजा कर रहा है। फिर वो अंकल को भी देखकर उसके साथ अजीब बर्ताव करने लगते हैं। तभी अंकल की ध्यान डामड़ी पे जाता है और भवेश अंकल को डामड़ी कोई सीधी सादी लड़की नहीं लगती। तो इसके बाद अगले दिन अंकल सुबह से जाके मिलता है और उस मूर्ति को ले जाने के बाद अचिन के साथ क्या हुआ है सब कुछ बताते हैं। ये सुन के सुबह अंकल को उसी पंडित जी के पास ले जाता है जिसने ये मूर्ति उसे दिया था। दूसरे तरफ अचिन घर से बाहर गया था। तभी एक आदमी उसके पास से कुछ खाना मांगते हैं तो अचिन उस आदमी को खुद से ही आधा रोटी देता है खाने के लिए। तब वो आदमी अचिन से बहुत ही खुश होता है और उसे एक लॉकेट देता है। बोलता है ये लॉकेट तुम्हें बुरी शक्तियों से बचाएगी। उधर अंकल और सुबह को उस पंडित जी से पता चलता है वो मूर्ति देवी मातंगे की मूर्ति है जो कि विनाश क्रिया की देवी है। बहुत साल पहले एक तिब्बती राजा की दरबार में इस पंडित जी की कोई पूर्वज रहता था और वो बहुत बड़ा तांत्रिक था। तो जब तिब्बती राजा को दुश्मनों ने हमला किया था तब दुश्मनों के विनाश के लिए पंडित जी की वो पूर्वज इस मूर्ति की निर्माण किया था और इसकी पूजा किया था। फिर एक रातों में ही तिब्बती राजा की सारे दुश्मन अजीब बीमारी से मारा गया था। उसके बाद पंडित जी की वो पूर्वज
तिब्बत से यहाँ वापस आ गए थे और उसके साथ ये मूर्ति भी लाया था, क्योंकि ये मूर्ति अगर गलत हाथों में गई तो बहुत ही भयानक परिणाम होगी। उसके वो पूर्वज ने बोल गया था, कभी भी अगर इस परिवार के लोग इस महल को छोड़ के चला जाए तब ये मूर्ति किसी को दान कर देना। और पंडित जी ने ऐसे ही किया था, पर उसे जितना पता है इस मूर्ति की गलत पूजा करने से 2 हफ्ते के अंदर ही उस पुजारी की भयानक मौत हो जाएगी। देवी मातंगी की एक पिशाचिनी खुद ही इंसानों की रूप लेके पुजारी को मारने के लिए आएगी और किसी अमावस्या की रात को वो उस पुजारी को खत्म कर देगी। ये सुनने के बाद भवेश अंकल समझ जाता है अचिन के साथ भी कुछ ऐसे ही गलत होने वाला है और वो डामड़ी कोई इंसान नहीं है। इधर उस लॉकेट को पहनने के बाद अचिन फिर से पहले जैसे ही हो गया था। घर में आके घर की हालत देखकर खुद ही चौंक जाते हैं। छत के ऊपर जाके देखता है कुछ रिचुअल की निशान है और मरी हुई जीव जंतु इधर उधर पड़ी है। तब वो जाके डामड़ी को चिल्ला के बोलता है जल्दी से इस घर को साफ करने के लिए। और डामड़ी अब उस लॉकेट के वजह से और अचिन के पास नहीं आते। दूर से ही वो बोलती है आज ही इस घर से सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगी। अचिन फिर से जब रात को बाहर से घर आ रहा था तब देखता है इस मोहल्ले में लाइट नहीं था और आज अमावस्या भी है, इसीलिए पूरी अंधेरी छाई हुई थी। तभी अचानक कैसे भवेश अंकल उसके पास आता है और बोलता है वो मूर्ति देवी मातंगी की है जिसे तुम गलत तरह से पूजा किया हो, इसीलिए देवी तुम्हें सजा देने पिशाचिनी डामड़ी को भेजी है। और ये सुन के तब अचिन बहुत ही डर जाता है। तब भवेश अंकल उसे बोलता है तुम डरो मत, क्योंकि आज तुम्हें उसकी सामना करना ही होगा, नहीं तो वो कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर ये दोनों उस घर में एंट्री करता है और देखता है अब डामड़ी पूरी तरह से पिशाचिनी के रूप में है। हवा में तैरते हुए भोग बना रही थी और उसी भोग में एक काटी हुई हाथ भी है और उस हाथ को देखकर अंकल और अचिन पहचान जाता है कि ये हाथ पुष्पा आंटी की हाथ है, यानी डामड़ी ने ही पुष्पा आंटी को मार दिया है। तब डामड़ी इस दोनों पे अटैक करती है। पहले वो भवेश अंकल को उठा के फेंक देती है, फिर वो अचिन के गले दबोच लेती है, पर तभी अचिन उस लॉकेट को डामड़ी के माथे पे चिपक देती है और उस लॉकेट की पावर से डामड़ी खत्म हो जाती है। इसके बाद अगले दिन अचिन इस मूर्ति को गंगा की पानी में विसर्जित कर देते हैं। अब अचिन बिल्कुल पहले जैसे ठीक हो गया था, फिर से रेगुलर लाइफ एंजॉय कर रहा था। बट हम मूवी के एंड में देखते हैं 2 फ्रेंड रात को गंगा के घाट में बैठा था, तभी वो अजीब सी औरत उन्हें दिखाई देती है और उनसे खाना मांगती है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करो और अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।